चलिए फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। तो विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज एसोसिएटेड विद द क्रिएशन ऑफ द स्टेट। उत्तराखंड, हमारा सुंदर प्यारा उत्तराखंड के बारे में बात आ चुकी है। तो बोला हुआ भैया बताओ कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो एसोसिएटेड है किससे, क्रिएशन ऑफ स्टेट उत्तराखंड से। तो बहुत आसान है इसका आंसर 84th अमेंडमेंट। याद रखना भैया 84th अमेंडमेंट। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज एसोसिएटेड विद क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो है भैया 84th अमेंडमेंट। The state of Uttarakhand was created by the 84th Amendment to the Indian Constitution which came into effect in 2000। ठीक है, carving it out from the state of उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीट इट्स टेरिटरी इन हाउ मैनी कैटेगरी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपनी टेरिटरीज के, फिर से आ गया क्वेश्चन। ठीक है, कितनी कैटेगरीज में ट्रीट करता है। तो भैया ये सिंपल है, दो आपको पता है कौन कौन सा है वो तुम्हारे पास, टेरिटरीज, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। हु हैज़ द पावर टू नॉमिनेट द मेंबर्स टू द राज्यसभा फॉर रिप्रेजेंटिंग यूनियन टेरिटरीज। किसके पास है भैया पावर, किस चीज़ की, नॉमिनेट करने की, कहाँ पर, मेंबर्स टू द राज्यसभा। ठीक है, फॉर रिप्रेजेंटिंग द यूनियन टेरिटरीज। क्या प्रेसिडेंट के पास है? हाँ जी। प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आंसर है इसका भैया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू नॉमिनेट मेंबर्स टू राज्यसभा फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। 34 में क्या है, हाउ डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को किस तरीके से डिस्क्राइब करा गया है, एज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, एज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, एज अ कलेक्शन ऑफ सोवरेन स्टेट। तो आंसर है भैया यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया, तो याद रहेगा यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट इन आर्टिकल 1, इंडिकेटिंग अ फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। एक और देख लेते हैं, द पावर टू ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट। ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं, ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट। कौन सी पावर के बारे में बात कर रहे हैं, ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट इन इंडिया इज वेस्टेड इन विच बॉडी, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट। इसका करेक्ट आंसर है भैया पार्लियामेंट। याद रखना किसके पास है भैया पावर, किस चीज़ की पावर के बारे में बात हो रही है, ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट इन इंडिया किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। द पार्लियामेंट होल्ड्स द पावर टू ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट इन इंडिया एज पर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना एज पर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक और देख लेते हैं, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन टेरिटरीज। कौन सा पार्ट है भैया वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है किसके साथ, यूनियन टेरिटरीज के साथ। क्या वो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 8 है या पार्ट 9 है। तो आंसर है भैया पार्ट 8। कौन सा है, पार्ट 8। याद रखना कौन सा है, पार्ट 8, 5, 6, 7, 8। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन टेरिटरीज। तो याद रखना पार्ट 8। पार्ट 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन टेरिटरीज outlining their creation and administration. एक और, according to the Indian Constitution which of the following is not a feature of union territory। not बोला हुआ is not a feature of union territory। according to the Indian Constitution which of the following is not a feature of the union territory, governed by the president through an administrator, may or may not have a legislative assembly, has the same power as the state in the matters of legislation, कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड और मर्ज्ड इनटू स्टेट। तो आंसर है भैया सी है इसका आंसर, सी। हैज़ द सेम पावर एज स्टेट इन द मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, हैज़ द सेम पावर एज द स्टेट इन द मैटर ऑफ लेजिस्लेशन। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द यूनियन टेरिटरी। का फीचर कौन सा नहीं है, हैज़ द सेम पावर एज द स्टेट इन द मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज डू नॉट हैव द सेम लेजिस्लेटिव पावर एज स्टेट। सम लाइक दिल्ली हैव अ legislative assembly with limited powers while others are directly governed by the central government। ठीक है,
अब एक और है द टर्म फेडरल, किसके बारे में बात हो रही है भैया? फेडरल। द टर्म फेडरल इज यूज टू डिनोट व्हाट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन यूनियन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, ये ठीक है इसका। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, और क्या क्या दिया हुआ था? क्रिएशन ऑफ स्टेट बाय लिंग्विस्टिक डिवीजन, नहीं। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिंगल यूनिफाइड लीगल सिस्टम, नहीं। द सुप्रीमेसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं। तो जो फेडरल है, फेडरल से ध्यान में रखना, फेडरल इज यूज टू डिनोट बट एस्पेक्ट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी, तो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लो, द टर्म फेडरल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन यूनियन डिनोट्स द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एज आउटलाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक और देखते हैं एमसीक्यू, एक और देख लो। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज? ध्यान से समझना, हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज के लिए कौन सा आर्टिकल है भैया कॉन्स्टिट्यूशन को? तो आर्टिकल नंबर 241, याद रखना आर्टिकल नंबर 241। ऑप्शन में क्या दिया होता है? 241, 239, 243 और 245। करेक्ट आंसर है आर्टिकल नंबर 241। आर्टिकल 241 डील्स विद द हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज। Article number 244 deals with the High Court for Union Territories, stating that parliaments may by law establish a High Court for Union Territories or declare any court in a Union Territory to be a High Court, ठीक है। एक और देखते हैं, what is the significance of Article 1 Clause 3 in the Indian Constitution? It declares the official language of the Union. It deals with the citizenship of individual. It lists the territory of India. It lists the टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये है इसका आंसर। इट डिफाइंस द यूनियन जुडिशरी, नहीं। इट लिस्ट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक और है द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इम्प्लाइज, क्या बोलता है भैया? जो कॉन्सेप्ट है सिंगल सिटीजनशिप का भारत में, वो क्या बोलता है? वो बोलता है सेपरेट सिटीजनशिप फॉर ईच स्टेट, सेपरेट सिटीजनशिप फॉर ईच स्टेट, नहीं। ड्यूअल सिटीजनशिप, वन फॉर इंडिया एंड अनदर फॉर स्टेट, नहीं भैया नहीं। सिंगल सिटीजनशिप फॉर द होल ऑफ इंडिया, ये बोलता है सिंगल सिटीजनशिप फॉर द होल ऑफ इंडिया। सिटीजनशिप बाय बर्थ ओनली, नहीं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ सिंगल citizenship for the whole India, unlike some countries such as USA where a citizen has a dual citizenship of the federation and the state. In India there is a one citizenship for all its citizens, ठीक है। 42, which articles of the Indian Constitution were amended to create the states of छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड? याद रखना, आर्टिकल्स पूछ रहे हैं आपसे। Which articles of the Indian state were amended to create the states of छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उत्तराखंड? आर्टिकल 1 and 3, 2 and 3, 3 and 4 और 4 और 5। तो आंसर है इसका भैया 3 और 4, आर्टिकल 3 और 4। एक्सप्लेनेशन पढ़ के देख लो क्या लिखा हुआ। आर्टिकल 3 and 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर अमेंडेड टू फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड बाय रीऑर्गेनाइजिंग एग्जिस्टिंग स्टेट, ठीक है। एक और एमसीक्यू देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज चार्टर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया? किसको बोलते हैं चार्टर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया? किस पार्ट को बोलते हैं? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज द चार्टर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया? पार्ट फर्स्ट को बोलते हैं, पार्ट सेकंड को, पार्ट थर्ड को, पार्ट फोर्थ को? तो याद रखना पार्ट फर्स्ट को बोलते हैं। पार्ट फर्स्ट को बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से? चार्टर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। पार्ट फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं भैया? पार्ट फर्स्ट को, ठीक है। पार्ट फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड द चार्टर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया एज इट डिटेल्स द कंपोजिशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी एंड द स्टेट्स, ठीक है। 44 में क्या है? द पावर टू इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया, ध्यान से समझना। द पावर टू इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया, वो किसके वेस्ट विद? द प्रेसिडेंट, इफ इट्स आ गया द पार्लियामेंट, ये इसका आंसर भैया पार्लियामेंट है, इसमें ज़्यादा चर्चा की जरूरत है नहीं, ठीक है। द पावर टू इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया वेस्ट विद द पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, स्टेट लेजिस्लेटिव के पास नहीं है, प्रेसिडेंट के पास भी नहीं है, किसके पास है भैया? पार्लियामेंट के पास। द पार्लियामेंट हैज द पावर टू इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ऑल्टर द बाउंड्रीज और चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
एक और देखते हैं 45, द यूनियन टेरिटरीज आर गवर्न एज पर विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये फिर से आ गया है, ये पहले भी आ गया था। 239 से लेके 241, 239 है हाँ जी, 240 है हाँ जी, 41 है हाँ जी, तो भैया ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, लिख लूँ क्या मैं इसको? 2 आर्टिकल कौन सा, 239 से लेके 241 तक। ठीक है, डील्स विद द गवर्नेंस ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। एक और देखते हैं, विच अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन मेंबर। ये आ गया था 104th अमेंडमेंट, ये पहले भी आ रखा है क्वेश्चन। 104th अमेंडमेंट याद रखना। द 104th अमेंडमेंट ऑफ 2019 डिसकंटिन्यू द प्रैक्टिस ऑफ नॉमिनेटिंग एंग्लो इंडियन मेंबर्स टू द लोकसभा। 47 देख लेते हैं, द बाउंड्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय द पार्लियामेंट विदाउट द कंसर्न ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कॉन्सेंट। द बाउंड्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, कैन नॉट लिखा हो भैया, कैन नॉट है, ध्यान देना, कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय द पार्लियामेंट विदाउट द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। कंसर्न क्या है, वो यूनियन टेरिटरी है, स्टेट्स है, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए एंड बी, तो आंसर है भैया स्टेट्स, याद रखना स्टेट्स है आंसर। Article 3 of the Constitution requires that altering the boundaries of a state, the bill must be referred by the President to the legislature of that state for expressing its views. एक और देख लेते हैं, which body is responsible for the reorganization of states post independence। ध्यान से समझना, which body is responsible for the reorganization of states post independence। कौन सी बॉडी है वो रिस्पॉन्सिबल? क्या वो लोकसभा है, क्या वो राज्यसभा है, लोकसभा है, या फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, या फिर इलेक्शन कमीशन है? तो आंसर है भैया, इसका नाम से ही पता चल रहा है, रीऑर्गेनाइजेशन से स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बॉडी बोला हुआ है वैसे भी। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स पोस्ट इंडिपेंडेंस? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज सेटअप इन 1953। कब सेटअप हुई थी भैया? 1953। ये भी पूछा जा सकता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब सेटअप हुई, तो 1953 याद रखना। एंड इट्स रिकमेंडेशन वर लार्जली इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब सेटअप हुई? 1956 में, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1956। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1956, याद रखना इनको। द टर्म फेडरल स्ट्रक्चर, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में। द टर्म फेडरल स्ट्रक्चर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच प्रिंसिपल? जो फेडरल स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कौन से प्रिंसिपल से डिराइव्ड होता है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1990, द कैबिनेट मिशन प्लान 1946, या नन ऑफ द अबव? तो आंसर है इसका भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, याद रहेगा। द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच प्रिंसिपल? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ, द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन including the division of powers between the union and states is largely derived from the government of India act of 1935। एक और है, which body is primarily responsible for recommending the reorganization or creation of new state in India? recommending the reorganization or creation of new state in India, कौन सी बॉडी है? पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो रिकमेंडिंग लिखा हुआ, रिकमेंडिंग, ठीक है। विच बॉडी इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकमेंडिंग द रीऑर्गेनाइजेशन और क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और बाउंड्री कमीशन। बाउंड्री कमीशन तो कुछ है ही नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइल द पार्लियामेंट हैज द पावर तो किसके पास है भैया? पार्लियामेंट के पास है, टू इनेक्ट द क्रिएशन और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट first receive the proposal for the changes and is responsible for referring the bill to the state legislature concerned। ठीक है,
एक और देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन स्टेट, ध्यान से समझना, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय विच पॉलिटिकल इवेंट? Union of state in the Indian constitution was inspired by which political event? American independence, French revolution, Indian independence or formation of Soviet Union? Indian independence, ठीक है, Indian independence इसका आंसर होगा। तो क्या लिख रहे हैं? The union of state in Indian constitution reflects the historical context of Indian independence where diverse princely states were unified into a single nation फॉर्मिंग अ यूनियन। फिर से देख लो, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय इंडियन इंडिपेंडेंस। द यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस where diverse princely states were unified into a single nation forming a union। एक और क्वेश्चन, which article of the Indian Constitution was invoked the bifurcation of the state of Madhya Pradesh into Madhya Pradesh and Chhattisgarh? सिंपल है, आर्टिकल 3 है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। आर्टिकल 3 of the Indian Constitution provides for the formation of a new state and was invoked by the bifurcation of Madhya Pradesh leading to the creation of Chhattisgarh। एक और है, विच आर्टिकल्स प्रोवाइड द पावर टू पार्लियामेंट टू ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट? ये भी सेम है, आंसर 3। ध्यान से समझना, पावर मिल रही है किसको भैया? पार्लियामेंट को। किस चीज की पावर है भैया पार्लियामेंट के पास कि वो ऑल्टर कर सकता है किसी भी स्टेट के नाम को? तो आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 3 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो, 54 द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू डिमनाइज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। एनी स्टेट इज सब्जेक्ट टू द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू डिमनाइज द एरिया ऑफ एनी स्टेट सब्जेक्ट टू द प्रेसिडेंट्स डिस्क्रिशन, द अप्रूवल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, अ रेफरेंडम इन द स्टेट कंसर्न, द सुप्रीम कोर्ट अप्रूवल। तो आंसर है इसका क्या? द अप्रूवल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ध्यान से समझो, while parliament has the power to demonize the area of any state, such a bill must be referred for the opinion of the legislature of the state concerned। ठीक है, which amendment led to the creation of national capital territory? फिर से आ गया, 69 है इसका आंसर, ये फिर से आ गया है। ठीक है, 69th है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो 69th अमेंडमेंट आ गया। द 69th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास्ट कब हुआ था? 1991 में। प्रोवाइडेड अ स्पेशल स्टेटस टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, डेजिग्नेटिंग इट एज अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। एक और, द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया आर मेंशन अंडर विच शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये पता है भैया, फर्स्ट शेड्यूल। कौन सा? फर्स्ट शेड्यूल। ये भी फिर से आगे क्वेश्चन। ठीक है, द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज along with their territorial extent। The term territory of India encompasses which of the following? States only, union territories only, state union territories, and ये वाला आंसर है इसका C। States, union territories and any area acquired by India। ठीक है, states, union territories and any area acquired by India। As per Article 1 of the Constitution, the territory of India includes the state, the union territories and any other area that India may acquire। एक दो क्वेश्चन और बचे, फटाफट से देख लेते हैं। 58 में द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस वॉज प्राइमरी रिकमेंडेड बाय विच कमीशन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भैया। लिंग्विस्टिक बेसिस में ध्यान से समझना, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हो रहा है कौन से बेसिस में? लिंग्विस्टिक बेसिस में। ये प्राइमरी रिकमेंडेड कौन सी कमीशन के द्वारा हुआ था? राजमन्नर कमीशन के द्वारा हुआ था क्या, या सरकारिया कमीशन के द्वारा हुआ था, या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के द्वारा हुआ था, या पुंछ कमीशन के द्वारा हुआ था? तो आंसर है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म्ड कब हुई थी? 1953 पर। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब फॉर्म्ड हुई थी? 1953 पर। रिकमेंडेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस। तो जब लिंग्विस्टिक बेसिस आएगा दिमाग में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आ जाना चाहिए, फॉर्म 1953, लीडिंग टू द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1953।
1956। एक और है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? टू डिफाइन सिटीजनशिप, to outline fundamental rights, to establish the directive principles of the state, to provide the procedure for the formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of the existing state। बार बार आ रहा है तो दिमाग में बैठ गया होगा। टू प्रोवाइड द प्रोसीजर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। टू प्रोवाइड द प्रोसीजर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। एक्सप्लेनेशन क्या है? Article 3 lays down the procedure by which the Parliament can enact laws to form new states or alter the boundaries or names of the existing state, ensuring that the federal structure of the nation can be adapted to changing political, economic and social circumstances। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। When was the first reorganization of state conducted in India after independence? 1947, 1950, 1956, 1960। याद रखना 1956। लास्ट क्वेश्चन याद रखना 1956। व्हेन वाज द फर्स्ट मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट? 1956। The first major reorganization of state in India was conducted in 1956 following the recommendation of State Reorganization Commission, which led the redrawing the state boundaries primarily on linguistic lines। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। अगर चीज़ें थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।